हम लोग एल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने कवर कर लिया। आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। एलिमिनेशन मतलब कुछ एलिमिनेट हो रहा है। एलिमिनेट होने का मतलब है कि निकलना, कुछ निकल रहा है। ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शंस जो है 3 टाइप्स के होते हैं। एलिमिनेशन 1 E1 मतलब यूनिमोलिकुलर वाला, दूसरा है एलिमिनेशन 2 E2 वाला, और तीसरा है E1CB एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस। हम लोग एल्काइल हैलाइड्स के साथ कवर कर लेंगे आज E2 और E1CB। जो E1 है ना, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, एल्काइल हैलाइड्स पहला चैप्टर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 का। अगला चैप्टर इज अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला, तो उसके अंदर हम लोग E1 कवर करेंगे। ठीक है। आज मैंने पढ़ाना है E2 और E1CB। ठीक है। चलो बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। एलिमिनेशन का मीनिंग समझते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, किस रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू अकर करता है। एलिमिनेशन रिएक्शंस, इसका पहले मैं एग्जांपल से समझाती हूँ और फिर हम लोग चलेंगे इसके मैकेनिज्म के ऊपर। मतलब जैसे अगर हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ये अपना एल्काइल हैलाइड है और इसका हम एक H ऐसे बना देते हैं। ये अपना एल्काइल हैलाइड हो गया। अब इसको ना हम किन्हीं भी 3 रिएजेंट्स यूज कर सकते हैं। 3 रिएजेंट्स जो हम यूज कर सकते हैं वो है नंबर 1 अल्कोहलिक KOH। KOH अपना बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसका सॉल्यूशन हमने लिया है एक अल्कोहल के साथ। अल्कोहल जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ऐसे ही कोई अल्कोहल लिया है। तो अगर हम अल्कोहलिक KOH ले, पहला पॉइंट, या फिर और ठीक है, दूसरा रिएजेंट जो कि पॉसिबल है वो है NaNH2 सोडामाइड। सोडियम और अमीन से सोडामाइड, NH3 था उसको सोडियम से ट्रीट किया, एक H+ निकल गया और Na जुड़ गया, सोडामाइड कहते हैं इसको, सोडा अमाइड। या फिर तीसरा है टर्शियरी ब्यूटॉक्सी, पोटेशियम का सॉल्ट। टर्शियरी ब्यूटॉक्सी मतलब CH3 C CH3 CH3 O- K+। ऐसे इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने इकट्ठे लिख दिया है, ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला। ये नॉर्मल अपना है, जो सोडामाइड है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है एलिमिनेशन के लिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है। और तीसरा ये, इन तीनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं E2 रिएक्शन, और यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, क्या करोगे आप, एक क्लोरीन निकालना इधर से और उसके एडजेसेंट वाले से, उसके साथ वाले से आप हाइड्रोजन निकालना। और थोड़ा सा देखना, मैंने ऑपोजिट साइड लगाया है, क्लोरीन एक साइड, हाइड्रोजन दूसरी साइड। ऐसे करके हम रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा ये प्रोपीन, यानी कि एलिमिनेशन हो गया। एलिमिनेशन मतलब एक H और एक Cl निकल गया, एलिमिनेट हो गया। इसको कहते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ में आया सबको एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है? यस मैम। ठीक है। अब इसका हम लोग समझते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, कि ये वाला रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह से अकर कर रहा है। लेकिन आपको ये चीज नोट डाउन कर लो कि इन तीनों अगर लिखे हो तो आपको ये वाला रिएक्शन करना है। ओके, प्लीज नोट इट डाउन, और फिर मैं इसका मैकेनिज्म लिख रही हूं बच्चों। कर दिया मैम। डन। ओके, अब हम मैकेनिज्म समझते हैं। ये अपना अल्काइल हैलाइड था, हमने जो बेस लिया था अल्कोहलिक KOH, तो OH- है बेस, तो यहां से ना OH- आया,
OH माइनस अपना बेस है, बेस आया, को दिखा बेस होता है, मैंने पिछली बारी ना एसिड और बेस समझाया था। एसिड होते हैं प्रोटॉन डोनर्स, बेस होते हैं OH माइनस डोनर्स। एसिड होते हैं प्रोटॉन डोनर्स, बेस होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। याद है प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, बेस को प्रोटॉन चाहिए। हाँ, तो ये अपना बेस आया, KOH जो था उसका OH माइनस आया, उसको देखा ये वाला H, उसने कहा अरे वाह यहाँ पर प्रोटॉन है, वो इस पर अटैक करेगा। ठीक है, होगा क्या, बेस जो है ना ये हाइड्रोजन लेने की कोशिश करेगा, पर क्या लेने की कोशिश करेगा, प्रोटॉन H प्लस लेने की कोशिश करेगा, करेक्ट, H प्लस। तो इसका मतलब जब ये इसके साथ यहाँ पर इसका प्रोटॉन लेने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम ना ये वाला जो है हाइड्रोजन, दो इलेक्ट्रॉन्स इधर जो पाई बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करे, एक ये वाला कार्बन का, एक ये वाला हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन ना अपना इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ देगा साइमल्टेनियसली। यहाँ पर ना सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट होते हैं, कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ना अपने इलेक्ट्रॉन देकर जा रहा है, तो ये वाले कार्बन के पास क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन अपना, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस वाले कार्बन ने इस वाले CCl वाले कार्बन से बोला कि मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, चलो हम दोनों बॉन्ड फॉर्म करते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो इस वाले कार्बन ने बोला इसको अल्फा कार्बन कह रही हूँ और इसको बीटा कार्बन कह रही हूँ। ठीक है, तो अल्फा कार्बन ने बोला मेरा कार्बन का इधर क्लोरीन के साथ बॉन्ड है और मेरे CCl बॉन्ड में बहुत सारी पोलैरिटी है। पोलैरिटी मतलब कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव और क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव। मैं डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव भी लिख देती हूँ, इस पर डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव। इस बीटा कार्बन पे दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उसने बोला हम दोनों बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ऐसे ऐसे करके बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इस CCl ने बोला कि अरे तुम मेरे साथ बॉन्ड फॉर्म करो, क्योंकि इसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ना, इसलिए बीटा वाले ने इसी वाले से बोला बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। तो इस वाले ने बोला ठीक है, तो मैं Cl माइनस गुड लीविंग ग्रुप है, तो मैं Cl माइनस को निकाल देता हूँ। तो हो क्या रहा है, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक ही बारी में, एक साथ क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है OH माइनस का H से, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड C और H का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला CC बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक साथ ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हो रहा है। अब इसके अंदर देखो अल्कीन एक तरह से फॉर्म होने वाला है, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में। इस ट्रांजिशन स्टेट को बेबी एल्कीन भी कहते हैं, बेबी एल्कीन भी कहते हैं। और होगा क्या, यहाँ पर Cl माइनस निकला और OH माइनस और H के साथ वो वाला ये एक प्रोटॉन भी निकलता है, क्योंकि वो बेस के साथ चला गया और प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, समझ में आया। देखो यहाँ पर जो बेस आया ना, वो Cl इस जगह जुड़ा था, तो बेस ऊपर वाली तरफ से आया, ऑपोजिट पोजीशन से आया। क्यों आया ऑपोजिट पोजीशन से, क्योंकि यहाँ पर ना क्लोरीन के लोन पेयर्स भी तो है, क्लोरीन के लोन पेयर और OH माइनस के बीच में होगी रिपल्शन, तो वो सेम साइड से नहीं आएगा, ऑपोजिट साइड से आएगा। इस वजह से, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड से एलिमिनेशन हो रही है, हम इस प्रोसेस को कहते हैं एंटी एलिमिनेशन। एंटी मतलब ऑपोजिट साइड से, जिस साइड से Cl गया उसके ऑपोजिट साइड से H गया, एंटी एलिमिनेशन, पहला पॉइंट। दूसरा है, इसको हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, मतलब कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अभी समझाती हूँ मोस्ट स्टेबल एल्कीन का मतलब। एलिमिनेशन ZF2 लगाना है। क्या 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 मैम, एंटी एलिमिनेशन ये क्या होता है? नहीं, एंटी एलिमिनेशन का मतलब है कि ऑपोजिट साइड से,
इधर से Cl गया ना, तो ये वाली साइड से हाइड्रोजन जा रहा है। Yes. एंटी का मतलब ऑपोजिट साइड, पहली चीज। दूसरा अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन मतलब इधर वाले से अल्फा कार्बन से जो है क्लोरीन जा रहा है, तो उसके साथ वाले बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है, तो अल्फा और बीटा इन दोनों पोजीशन से एलिमिनेशन हो रही है। तीसरा ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। कोई इंटरमीडिएट नहीं बना कि अगर मैं इसका वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाती तो वो ऐसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ले लें, तो डायरेक्टली ऐसे ही बना दो। पिछली बार बताया था ना इंटरमीडिएट बनाना होता है, इधर इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। मोस्ट स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अभी ये वाला पॉइंट मुझे समझाना है, मोस्ट स्टेबल एल्कीन वाला। इतना लिख लो, फिर मोस्ट स्टेबल एल्कीन को एग्जांपल से समझाती हूँ, और उसमें फिर हाइपर कॉन्जुगेशन भी बता दूंगी। मैम लिख दिया। लिख लिया? Yes, ma'am. अच्छा, ऐसे करके जैसे मैं पॉइंट्स लिखती हूँ ना 1 2 3 4 करके, ये सारे पॉइंट्स याद रखा करो, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अभी देखो मेरे पास ये वाला अल्काइल हैलाइड है और इसको हमने अल्कोहलिक KOH से ट्रीट किया, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? प्रॉब्लम क्या हुई इसमें, अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये वाला अल्फा कार्बन है जिसपे हैलोजन लगा होता है, उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। अब जो हाइड्रोजन जो बीटा कार्बन से निकल रहा है, ये भी बीटा कार्बन हो सकता है, ये भी बीटा कार्बन हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। अगर हाइड्रोजन इस वाली पोजीशन से निकला, ऐसा करती हूँ इसको, इससे रिप्रेजेंट करती हूँ, अगर इस वाली पोजीशन से निकला तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। अगर इस वाली पोजीशन से लिखा तो मतलब फर्स्ट वाली से, और अगर सेकंड वाली पोजीशन से निकला हाइड्रोजन तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, तो ब्यूटीन 2 भी बन रहा है, ब्यूटीन 1 भी बन रहा है। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? मैंने बोला मोस्ट स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। इनमें से बच्चों बताओ कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, 1 के 2, मतलब A या B? 1. A ज्यादा स्टेबल है, पहला वाला ज्यादा स्टेबल है। Yes, ma'am. आपको क्या करना होता है जब भी ऐसे हो ना, आपको कंफ्यूजन हो कि कौन सा वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, वो वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, और जो वाला एल्कीन कम स्टेबल है वो वाला माइनर होगा। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम चेक करते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स या हाइपर कॉन्जुगेटिव वाले जो हाइड्रोजन्स होते हैं। इन दोनों के बीच में C के बीच में डबल बॉन्ड है, तो Yes, उसके ma'am. एडजेसेंट वाले कार्बन को देखो, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3, तो इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन्स है, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। और इसके पास कितने हैं? सिर्फ ये वाले 2, तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन्स है। स्टेबिलिटी जो होती है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू मैं तेरी मौसी का बना रहा। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, वो वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा, और उसको हम कहते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट। और जो कम स्टेबल वाला है जिसपे अल्फा हाइड्रोजन्स कम है, उसको हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। तो सेडजेफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन है वो वाला फॉर्म होता है, ताकि ये वाला। ऑफ कोर्स इसके अंदर भी सिस ट्रांस दोनों पॉसिबल है, तो हम लोग बोलते हैं कि आइसोमर्स बने। ठीक है, डन? समझ में आया? Yes, ma'am. एक क्वेश्चन पूछूं सबको, जो मैंने ऑप्टिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया था, एनांशियोमर्स, Yes, डायस्टेरियोमर्स और आइडेंटिकल वाले का एक क्वेश्चन पूछूं, इसी से रिलेटेड है। यस मैम। ठीक है, अगर मैं आपसे इस पे अभी टॉपिक पे आ रही हूँ, 2 मिनट के लिए हम दूसरा चीज डिस्कस करते हैं। मेरे पास उधर ब्यूटीन 2 बना जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, तो हमारे पास बन सकता है ब्यूटीन 2, ये वाला भी बन सकता है, प्लस ये वाला भी बन सकता है कि नहीं? इधर हमारा ब्यूटीन आ गया, हाँ ये ब्यूटीन 2 बन रहा है जो मेजर है,
तो मेजर है तो मैंने ये तो बोल दिया ब्यूटीन 2 बन रहा है, मेजर है क्योंकि उस पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन हम आपसे पूछे कि ब्यूटीन 2 ये इन दोनों के दोनों, ये वाले को बोलते हैं सिस और ये वाले को बोलते हैं ट्रांस, Trans. है ना। तो सिस और ट्रांस क्या है? आइडेंटिकल एनांशियोमर्स के डायस्टेरियोमर्स। I'll get साइड हो जाती मैं, याद करके देखो। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। I'll tell you the definition, okay? डेफिनेशन के बेसिस पे बताना मुझे। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। डेफिनेशन के बेसिस पे आप शायद जज कर पाओ। एक होते हैं एनांशियोमर्स। एनांशियोमर्स बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और दूसरे होते हैं डायस्टेरियोमर्स। ये होती है नॉन मिरर इमेजेस। ये आइडेंटिकल तो पक्का नहीं है, एक्सेस ट्रांस है ना, तो वो तो मैं लिख ही नहीं रही हूँ। इसमें से बता सकते हो कौन से है ये, डायस्टेरियोमर्स है कि एनांशियोमर्स है? Diastemers. डायस्टेरियोमर्स है। Yes, यस। ma'am. क्यों? क्योंकि अगर हम इधर मिरर लगा दें तो ये इसकी इमेज है ही नहीं, है ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो समझ में आया। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि डायस्टेरियोमर्स आर फॉर्म्ड, 2 आइसोमर्स आर फॉर्म्ड, एक्सेस ट्रांस, है ना। बाय चांस अगर क्वेश्चन आ गया जेई लेवल पे आएगा कि कौन से हैं, तो डायस्टेरियोमर्स आर फॉर्म्ड। ओके, आगे बढ़ा जाए, जल्दी से नोट डाउन Yes, कर लो। ma'am. अच्छा, ठीक है, ओके। अब ये जो हम पॉइंट्स लिख रहे थे 1 2 3 4, इसी के ऊपर 1 2 3 4 4 लिखे थे ना। फिफ्थ पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन एक तो हैलोजन के हिसाब से कर लेंगे, तो Ri का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे हाई होता है, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। क्यों? क्योंकि I माइनस जो है सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, क्योंकि I का घर बड़ा है तो वो इजिली इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। I माइनस बहुत स्टेबल होगा, तो Ri ग्रेटर देन RBr, ग्रेटर देन RCl, ग्रेटर देन RF। करेक्ट? Yes, Yes, ma'am. और दूसरा मैं रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा भी बोल सकती हूँ कि Rx का 3 डिग्री का रेट ऑफ रिएक्शन हाईएस्ट होगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। अभी समझाती हूँ कैसे, ये लिख लो बस पॉइंट्स के लिए। Yeah. लिख लिया? चलो Yeah. अब इसका मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है, ओके। एक तरफ है हमारे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसको हम अल्कोहलिक KOH से करेंगे। ये तो अपना 3 डिग्री वाला 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, लेकिन नंबर तो बनेंगे। एक तो ये वाले का आप मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, आयुपिक नेम बता देना, ठीक है। और अरे ये वाला, और पहले वाले में प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। मैम 2 methyl prop 1 ene. वेरी गुड। ये वाले में बेटा 1 2 3 prop 1 ene. Propane. और ये वाले में इथेन। Ethene. ठीक है, मैंने ये बोला कि 3 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड का रेट ऑफ रिएक्शन हाईएस्ट होगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। अब देखकर बता सकते हो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल एल्कीन है। Ma'am. First one. पहला वाला ज्यादा स्टेबल एल्कीन है। क्यों? इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बच्चों कितने हैं? पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6. 6, है ना। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये और ये 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले में कितने हैं? 3
और ये वाले में 0 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो एल्कीन ma'am. का स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सिस से। ऐसा करते हैं, मैं एल्कीन्स का स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख दूं आप लोग के रेफरेंस के लिए, ये Yes, नोट डाउन Yes, करिए। ma'am. हम कर रहे हैं. Done, ma'am. अच्छा, ये जस्ट रेफरेंस के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। बाकी सब जगह अपना लॉजिक अप्लाई करना। अगर हमारे पास ये वाला है कि चारों पर मिथाइल है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर 3 पर मिथाइल वाला ये ज्यादा स्टेबल होगा। फिर 2 मिथाइल कर देते हैं तो नहीं, अच्छा रुको, ये वाला। फिर मतलब दोनों मिथाइल एक ही कार्बन पे हो तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा पाई गई है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। जस्ट एक्सेप्ट दिस, ओके। ये वाला, उसके बाद trans. ट्रांस वाला, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स में ना तो सिमेट्री ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। फिर सिस वाला, अभी फिर एक ही आ जाएगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स है। इसमें देखो इन दोनों के बीच में C डबल बॉन्ड C है, तो 3 3 6 3 9 3 12, इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन और 0 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। मैम फिनाइल वाले नहीं है? अरे ये तो मैं एल्कीन्स के लिए बता रही थी, सिंपल जो एल्कीन्स के लिए अल्फा हाइड्रोजन के लिए बता रही थी। फिनाइल के केस में तो रेजोनेंस आ जाएगी ना। ये अल्फा Yes, ma'am. हाइड्रोजन क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे बता रही हूँ। यस मैम. हाइपर कॉन्जुगेशन पता है कैसे होती है, मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन 11th का टॉपिक छोटा सा ऐसे ही बता देती हूँ। ये है, इसमें आपको देख के पता चल रहा है कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये ज्यादा स्टेबल है। उसका मतलब क्या है कि 3 अल्फा हाइड्रोजन तो ये स्टेबल है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और मैं ये बोल रही थी देर से कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ना, जो एडजेसेंट कार्बन से कनेक्टेड है, वो वाला हाइड्रोजन हो जाता है एसिडिक। एसिडिक का मतलब ये है कि वो क्या करेगा, अपना जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो देकर चला जाएगा, ये बना लेगा H प्लस बना लेता है, और यहाँ पर बन जाता है CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अभी ये बना और उसके बाद क्या होता है, ये जो CH2 माइनस बना ये कर लेता है इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, तो ये कर लेता है रेजोनेंस और ऐसे करके ये कॉन्जुगेशन कर लेता है और ये बन जाता है ऐसे। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अरे इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लास 11th में जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर है उसमें हम पढ़ाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर रेजोनेंस, फिर एरोमेटिसिटी और फिर बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी। ये 5 कॉन्सेप्ट्स पढ़ाता है ना वो हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका प्लस एच इफेक्ट बोलते हैं, जैसे प्लस आई और माइनस आई होता है ना, ऐसे ही प्लस एच और माइनस एच भी होता है। तो ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्रुप, तो ये प्लस एच है। देखो इधर एक हाइड्रोजन ने रेजोनेंस करी तो कॉन्जुगेशन करी, ऐसे ही इसके पास 2 हाइड्रोजन और है वो भी कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इधर टोटल 3 हाइड्रोजन है जो कॉन्जुगेशन में, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए 3 हाइड्रोजन की वजह से स्टेबिलिटी। और इधर 12 अल्फा हाइड्रोजन है तो 12 हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन, तो उनकी वजह से स्टेबिलिटी। जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ओके, समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस मैम. आगे बढ़ू? Yes, ma'am. क्वेश्चंस लिख रही हूँ अब बच्चों। ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ समझाने के लिए था, और इसमें आप लिख सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स का ऑर्डर।
ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स का ऑर्डर है, जस्ट फॉर रेफरेंस कि आप लोग को हेल्प कर सकते हैं आगे। और ये हाइपर कॉन्जुगेशन था सिंपल, हाँ क्लास 11th का टॉपिक है ये दोनों के दोनों। ओके, अब मैं कुछ वो बनाती हूँ कंपाउंड्स और आपको उसके अंदर मुझे प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। अच्छा एक चीज और इसमें मैंने स्ट्रेस नहीं किया, ये वाला जो मेजर होता है ना, जो ज्यादा स्टेबल वाला होता है, जो ज्यादा स्टेबल वाला उसको बोलते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट, और जो कम स्टेबल वाला होता है उसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। सेटजेफ भी बनेगा, हॉफमैन भी बनेगा। सेटजेफ वाला इस केस में मेजर है, इस केस में हॉफमैन वाला माइनर है। बट अगर हमारे पास जो रिएजेंट्स थे, कहाँ गए फर्स्ट स्लाइड में, हाँ जो रिएजेंट्स थे, अगर ये वाला रिएजेंट हो, ये वाला रिएजेंट, तो इस केस में सेटजेफ वाला प्रोडक्ट माइनर हो जाता है और हॉफमैन वाला मेजर हो जाता है। अगर बल्की बेस हो तो, अगर बल्की हो ना, बल्की वाला, तो बल्की वाले के केस में हॉफमैन वाला मेजर होता है। यहाँ पर लिख लो, हॉफमैन वाला प्रोडक्ट इज मेजर इन केस ऑफ अ बल्की बेस। अभी समझाती हूँ कैसे, लिख लो बस। ये एलिमिनेशन मैं E2 समझा रही थी ना, मैं इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख देती हूँ, मैं वो लिखना भूल। ये लिखो इधर, ये वाला है ना, और इसके बेसिस पर मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ। अगर हमारे पास CH3, CH2, CH पे X और ये CH3 है, अल्कोहलिक KOH से किया, तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बताओ। और अगर बल्की बेस से किया तो हमको प्रोडक्ट बना, तो इधर वाले में बनता है CH3, CH डबल बॉन्ड CH और CH3, सेटजेफ वाला मेजर, और इसके साथ हॉफमैन वाला मेजर होता है, हॉफमैन वाला मेजर होता है। क्योंकि इधर में क्या हुआ, ये मैंने टर्शियरी ब्यूटॉक्सी बना दिया डायरेक्टली, ठीक है, वो भी समझ में आ गया। है ना, क्यों ऐसा क्यों हुआ कि इस वाले में हॉफमैन मेजर है, क्योंकि बेस को आना है, बेस को आके प्रोटॉन लेना है, तो क्योंकि ये बहुत बल्की बेस है ना, तो वो इधर से नहीं आ सकता, क्योंकि इधर से आने में जो है ना उसको इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस फील होएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउडिंग, भीड़ भाड़, तो उसको जो है ना इजिली अटैक नहीं कर, मतलब इजिली यहाँ से प्रोटॉन नहीं ले पाएगा, बल्की बेस है ना, क्योंकि यहाँ पर वो स्टेरिक हिंड्रेंस फेस करेगा। और इधर के केस में उसको कोई स्टेरिक हिंड्रेंस, कोई भीड़ नहीं मिलेगी, तो यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, इसका प्रोटॉन लिया, यहाँ का हैलोजन निकला, तो फिर हॉफमैन बन गया। आया समझ में सबको क्लियर? इसमें देख लो, मतलब बल्की बेस, ठीक है, बल्की मतलब बड़ा सा भारी, बल्की बेस। क्या बोला बेटा? अभी कुछ अनन्या कुछ कहा था बेटा? पता नहीं, कुछ गिटार जैसा। नो मैम। अच्छा ओके, चलो ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और Yes, यहाँ ma'am. पर हम लोग पॉइंट्स लिख रहे थे, कौन सा पॉइंट पे थे हम? 7. ये हो गए ना, हाँ 7th पॉइंट, तो 7th पॉइंट हम यहाँ लिख देते हैं। ओके, 7th पॉइंट, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट इज इक्वल टू K एल्काइल हैलाइड और बेस, दोनों पे डिपेंड करता है। जो स्लो स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, इसी वजह से इसको हम E2 एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर, इधर ऑर्डर भी 2 है और मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 है। यस, जो स्लो स्टेप है, इसीलिए स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ना, RDS। तो यहाँ पर जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा है, देखो इसी स्टेप में क्लोरीन निकल रहा है, इसी एक साथ हो रहा है सब कुछ, प्रोटॉन भी निकल रहा है और हैलोजन भी निकल रहा है, इसीलिए I-
की स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं, आई माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए आर आई का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे हाई होगा, फिर आरबीआर, फिर आरसीएल, फिर आरएफ। ठीक है, एफ तो इतना पुअर लिविंग ग्रुप है ना, एफ इज वेरी एफ माइनस इज सो अनस्टेबल, वो E2 देता ही नहीं है। अगर एफ माइनस हो ना तो हम इवन सीबी लगाएंगे, एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस। एलिमिनेशन 3 टाइप्स का होता है, E1, E2 और इवन सीबी। तो हम लोग जब भी फ्लोरीन दे रखा होगा ना हैलोजन के साथ फ्लोरीन, तो हम E2 लगाते ही नहीं है उस केस में, वो अभी समझाऊंगी इसके बाद। ठीक है, अच्छा चलो, ओके, यहाँ तक आपने लिख लिया। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस दे रही हूँ। यस मैम। ओके, चलो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्लोरीन, हैलोजन, और इधर ऐसा करती हूँ, इधर ड्यूटीरियम दे देते हैं और इधर H देते हैं और अल्कोहलिक KOH। और दूसरे केस में ये तो ऐसे ही रखते हैं और इधर में इधर H दे देते हैं और इधर CH3 दे देते हैं। और ट्राई करो फटाफट से। मैम तीसरे वाले में हेलोजन का है। सॉरी, हाँ हाइड्रोजन लिखना भूल गई था, Cl लिखना था, सॉरी Cl। मैम जी फर्स्ट वाले में है ना मैम, एक तो ये Cl है और दूसरा क्या है? Cl, इधर H, उधर ड्यूटीरियम, उधर हाइड्रोजन। ड्यूटीरियम भी हाइड्रोजन ही होता है, बस हाइड्रोजन का आइसोटोप है। आपको एंटी एलिमिनेशन करनी है। डबल बॉन्ड बन जाएगा उधर। हाँ डबल बॉन्ड बनेगा, निकालो किसको? दूसरा वाला। अरे हाइड्रोजन को निकालो कि ड्यूटीरियम को निकालो? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को निकालो। तो हमारा प्रोडक्ट बन गया, इधर तो H है और ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और आपने हाइड्रोजन को निकाल दिया है ना। ऐसा करते यहाँ पर ऑटो ना CH3 लिख देती हूँ, जिससे कि तुम ये ना सोचो। अच्छा फिर यहाँ से तो ये बन जाएगा ना, रुको यहाँ पे CH3 ना लिखकर, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिख रही, आपको बस इधर से ही करनी है एलिमिनेशन, यही याद रखना है आपको बस। और यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दो और इधर ड्यूटीरियम बचा। ये आया सबको समझ में? यस मैम। क्या हमने, क्योंकि ड्यूटीरियम इसका वेज मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मेरे सामने की तरफ, ड्यूटीरियम सामने की तरफ है और पीछे जो डैश्ड होता है वो पीछे की तरफ, बिहाइंड द ऑब्जर्वर, बिहाइंड मतलब पीछे से देख होता है। तो इसलिए एंटी एलिमिनेशन इधर। इस केस में बताओ नीचे बन जाएगा डबल बॉन्ड। इधर वाले से होगा, क्यों? क्योंकि इसकी एंटी के अंदर यहाँ पर मिथाइल है और ये हाइड्रोजन निकल नहीं सकता, इधर से बनेगा, है ना। यस मैम। हमारा बन गया ऐसे और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं H और ये CH3। और इस वाले में बताओ, ये वाला इसको मैं ऐसे करके लिखती हूँ, ये वाला अल्फा कार्बन है जिसपे क्लोरीन है, इसके लिए ये भी बीटा हो सकता है और ये भी बीटा हो सकता है। रिंग वाला बीटा यूज करूंगी कि ऊपर वाला? नीचे वाला। रिंग वाला बीटा है ना। तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा करके दोनों प्रोडक्ट बनाती हूँ, ठीक है। और ये ऐसे बना दिया एक और दूसरा बना दिया इसके अंदर हम, और ये ऐसे बना दिया, ये वाला मेजर, माइनर, वो वाला माइनर। और मुझे प्लीज बताओ मेजर वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? काउंट करके बताओ जल्दी से। M6 10। मैम 3 3 6 8 2 10। हाँ मैम 10 अल्फा हाइड्रोजन। और ये वाले के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 और 1 4। 4 अल्फा हाइड्रोजन। आई थिंक सबको एलिमिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया। E2 आगे बढ़ूं? यस मैम। ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन दे रही हूँ।
से है इधर में, इधर CH3 HCl अल्कोहलिक KOH, और एक और हाँ देना है मुझे, नंबर 1, नंबर 2, ये ऐसे, ये Cl, इस पे CH3, इस पे CH3, नहीं इस पर भी CH3, और अच्छा तो ऐसे ही बना देती, चलो कोई बात नहीं, CH3 अल्कोहलिक KOH। मैम दूसरे में तो कोई रिएक्शन नहीं हुई। यहाँ पर नो रिएक्शन, क्योंकि अल्फा वो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो नो पहले- रिएक्शन। यहाँ पर ना इसको ही मैंने गलत करा, इसको वो ही करना पड़ेगा। अगर दोनों के दोनों मिथाइल ही होते ना तो हम लोग प्लेन उससे ही बनाते हैं, हम वेज डैश नहीं शो करेंगे। अच्छा, और ये वाले के अंदर कहाँ पर बनेगा? नीचे बनेगा। तो इसके अंदर ये Cl के साथ इसकी एंटी पोजीशन पर मिथाइल है, यहाँ से हाइड्रोजन ही निकल सकता, तो आपने नीचे से निकाल दिया और यहाँ बनेगा, और ये ठीक है। सब लोग को क्लियर? यस मैम। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। ये हो मैम, गया E2। नोट अब करना हम था पढ़ मैम, रहे हैं क्या? नोट करना था मैम। सॉरी, ये किसी को कुछ पूछना है? सबको अभी तक क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं? E2 एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर, E2। डन। ओके, अब हम करते हैं बच्चों E1CB। इसको हम बोलते हैं, इसका मीनिंग है एलिमिनेशन बाया कॉन्जुगेट बेस। E1CB एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर बाया कॉन्जुगेट बेस। इसको ना हम तब यूज करेंगे जब पुअर लीविंग ग्रुप हो। जो लीविंग ग्रुप है ना वो पुअर हो, मतलब वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता, वो आसानी से लीव नहीं करता है। एक तो है F माइनस, क्योंकि फ्लोरीन का घर छोटा है, वो इतनी इजीली लीव नहीं करता है, या फिर दूसरा है NMe3, नाइट्रोजन पर 3 मिथाइल लगे हो, और तीसरा है SMe2। इन तीनों के अंदर, ये तीनों पुअर लीविंग ग्रुप्स है, तब हम एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस करते हैं। ठीक है, और अब मैं इसका एग्जांपल समझाती हूँ। एग्जांपल जैसे हमारे पास है, ठीक है, इसको हमने अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया। अब हमको मैकेनिज्म पता है, मैकेनिज्म ये कहता है कि OH माइनस आएगा, इन दोनों के दोनों मिथाइल आइडेंटिकल है, तो मैंने एज इट इज समझने के लिए यहाँ से लिख दिया कि OH माइनस आएगा, इस वाले का प्रोटॉन लेगा, और उसी टाइम जो है ये F निकलना चाहिए, और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब प्रोपीन बनना चाहिए, प्रोपीन बनना चाहिए। लेकिन होगा क्या, ये जो F माइनस निकालना चाह रहे थे ना हम, ये F माइनस बहुत ही अनस्टेबल है। फ्लोराइड ना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, फ्लोरीन का इतना सा साइज है, एक इलेक्ट्रॉन उस पर एक्स्ट्रा आ जाएगा, L शेल के अंदर, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन बहुत हाई हो गई, तो F माइनस बहुत ही अनस्टेबल होता है, F माइनस इजिली लीव नहीं करता है। सो व्हाट विल हैपन इज, पहले इधर से एक प्रोटॉन निकलेगा और बनेगा कार्बन आयन, मतलब CH3 CH पे F लगा रहेगा, और यहाँ पर बन गया CH2 माइनस। ये जो CH2 माइनस बना, दिस इज द कार्बन आयन,
ये कार्बन आयन बनता है, वहां पर क्या था, ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, बेबी एल्कीन था कि प्रोटॉन निकल रहा है और साथ साथ हैलोजन भी निकल रहा है। लेकिन अगर आपको पुअर लीविंग ग्रुप दे रखा हो, फ्लोरीन NMe3SMe2, पुअर लीविंग ग्रुप दे रखा हो, तो पहले कार्बन आयन बनाओ, मतलब इंटरमीडिएट बन गया। और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, अभी लिखवा दूंगी वाली चीज, ठीक है। ये बन गया। अब ये कार्बन आयन के अंदर कराओ रेजोनेंस, कि मतलब अब ये ऐसे करके जाएगा और अब हमको ये निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है, स्टेबल एल्कीन बन रहा है। अब हमको इधर निकालना ही पड़ेगा, और अब इसलिए बन जाता है CH3CH डबल बॉन्ड H2 ऐसे। तो यहाँ पर कार्बन आयन हमको बनाना है, इधर इंटरमीडिएट इज फॉर्मिंग। देखो F माइनस निकालना है, F माइनस हमने निकाला ही, उधर भी हैलोजन निकाला था, हलाइड निकाला था, इधर भी हलाइड निकाल रहे हैं। लेकिन वहां पर क्या था, वो गुड लिविंग ग्रुप्स थे ना, तो एक साथ जैसे जैसे बेस प्रोटॉन ले रहे हैं, साथ साथ ही वो हैलाइड भी निकल रहा है, I माइनस Cl माइनस Br माइनस, वो भी साथ साथ ही हो रहा है। लेकिन इधर में ये पहले निकलेगा नहीं, पहले बैठ के देखता रहेगा। अभी इसको कोई जल्दी नहीं है निकलने की, वहां पर उनको जल्दी थी निकलने की, वो बहुत स्टेबल थे। यहाँ पर क्या हुआ, पहले कार्बन आयन बन गया, अब इसके बनने के बाद ना इसको मजबूरी होगी कि अरे अब तो हमको निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये CC डबल बॉन्ड बना रहे हैं, CC डबल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, एनर्जी रिलीज होगी, ये इसके निकलने में वो एनर्जी मिल जाएगी इसको, और ये बना देगा। इसलिए कार्बन आयन बनाना है आपको। ओके, समझ में आया? इसके पॉइंट्स लिखो। यस सर। सबसे पहले इसके अंदर हमने एक पॉइंट तो लिखा था इधर, पुअर लिविंग ग्रुप्स में यूज, और फिर दूसरा पॉइंट ये है कि आप कार्बन आयन बनाओ। कार्बन आयन मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और कार्बन आयन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 1 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। तो कार्बन आयन जब बनाओगे, ये इसलिए बोल रही हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन में आपको काम आएगा, ठीक है। कार्बन आयन बनाया, इधर नो ट्रांजिशन स्टेट, हाँ ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती, इंटरमीडिएट बनता है, और रेट ऑफ रिएक्शन, तो 1 डिग्री Rx का रेट ऑफ रिएक्शन हाई, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, ये वाला आपको ऑर्डर रहेगा। और आपको हम यहाँ ऐसे भी लिख देते हैं, मोर स्टेबल कार्बन आयन। मैम इंटरमीडिएट भी नहीं बनेगा? है इंटरमीडिएट बन रहा है ना, कार्बन आयन इंटरमीडिएट है, कार्बन आयन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। और मोर स्टेबल कार्बन आयन इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। मोर स्टेबल कार्बन आयन, इसको अभी इलाबोरेट करती हूँ एग्जांपल से, पर ये पॉइंट्स लिख लो आप। लिख लिया मैम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा टफ तो नहीं लग रही? नो मैम। बीच बीच में मुझे बताते रहा करो। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी 11th के टॉपिक्स आ रहे हैं वो मैं आप लोग को साथ साथ कवर करा दूं, जिससे कि आप लोग, क्योंकि आप लोग को एग्जाम तो देना ही है ना अप्रैल में जेई का, ठीक है। मान के चल रहे हो कि शुरू में तो अभी जानवर में तो नहीं होंगे, आ गया ना जेई का वो रजिस्ट्रेशन के लिए आ गया ना? नो मैम। नो मैम। अच्छा, आई थिंक अभी फिर कोरोना की वजह से शायद और डिले भी कर दे, पता नहीं। खैर, तो बच्चों में 11th के भी टॉपिक इसलिए आप लोग को साथ साथ बताती रहती हूँ। जैसे अभी हाइपर कॉन्जुगेशन समझाया, ऐसे अभी मैं नेक्स्ट उसमें कार्बन आयन के उस पे वो भी समझा दूंगी, इंडक्टिव इफेक्ट भी समझा दूंगी, ठीक है। तो साथ साथ मैं समझाते जाती हूँ। रेगुलर ऑर्गेनिक पढ़ाई करते रहो, रेगुलर जो है क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। जितने ज्यादा अच्छे से नोट्स करोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। अच्छा, ओके। पहले एग्जाम्पल करते हैं। अल्कोहलिक KOH है, तो इससे 2 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। एक बार तो इधर ये अपना को अल्फा लिख देते हैं, ये वाले को बीटा, ये वाले को बीटा, तो हमारे पास
एक तो प्रोडक्ट बन सकता है ये वाला, और दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है ब्यूटेन 2। तो आपको इधर बताना है कि कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। इधर तो मैंने सेटजेफ हॉफमैन की बात नहीं करी है कि सेटजेफ बनाओ कि हॉफमैन। मैंने बोला है कि जिसमें ज्यादा स्टेबल अच्छा कार्बन आयन बन रहा हो, ज्यादा स्टेबल वाला कार्बन आयन वो बनाओ। और कार्बन आयन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर है 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। देखो मैम पहला वाला हम कार्बन आयन बनाते हैं, है ना। तो एक तो हमारा बन सकता है ये वाला कि इधर से अपना हाइड्रोजन निकल जाए, और दूसरा हमारा बन सकता है 2 डिग्री। अभी मुझे बताओ ये वाले की क्या डिग्री है? 1 डिग्री। 1 डिग्री वाले की 2 डिग्री। 2 डिग्री। ज्यादा स्टेबल वाला कौन सा है? 1 डिग्री 1 वाला डिग्री। कार्बन आयन। तो फिर इससे बनेगा प्रोडक्ट ये वाला विच इज मेजर, और इधर ये वाला बना विच इज माइनर। माइनर। ठीक है, अभी तो हमको ये समझ में आया। ये नोट डाउन करो, फिर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बता देती हूँ कि 1 डिग्री वाला क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। देखो जल्दी से। डन मैम। अच्छा, तो हमने जैसे बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट मैंने बहुत ही मतलब इंडक्टिव बहुत ही छोटा सा बता रही हूँ। एक पूरा इसका 1 घंटे का लेक्चर होता है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन का अलग 1 घंटे का, इंडक्टिव का अलग 1 घंटे का, तो वो मैं अलग से आप लोग का ले लूंगी, ठीक है। थोड़ा सा पर मेरा अपना 12th का सिलेबस खत्म हो जाए, या फिर 11th की क्लास के अंदर जब लूंगी तो बता दूंगी पक्का से। हमारे पास है ये 3 डिग्री वाला कार्बन आयन, और फिर हमारे पास है 2 डिग्री वाला कार्बन आयन, और ये 1 डिग्री वाला कार्बन आयन। अब हमने बोला जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है ना, वो ये है कि उल्टा लिख दिया। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है ये कि 1 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री में खड़ी हो जाती हूँ तो वो शांत हो ओके। हाँ, तो ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ऐसा क्यों? 1 डिग्री वाला क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? क्योंकि जो मिथाइल होता है ना, मिथाइल का जो है ना, जो मिथाइल है CH3, उसका प्लस आई इफेक्ट होता है। अब इसका क्या मतलब होता है प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास इधर ये कोई ग्रुप लगा हुआ है, या ये भी नहीं लगाती, कोई ग्रुप लग रखा है G, तो G से कनेक्टेड है ये वाला कार्बन, उससे कनेक्टेड है ये वाला कार्बन, दूर दूर करके लिखते CH3 है ना। तो लेट्स से कि जो ये है ना कार्बन, और एक सेकेंड रुको, समझाने का तरीका सोचने दो। इसके अंदर अगर मैं इतना जी लगा के समझाऊं पहले, ओके चलो ऐसे ही समझा देते हैं। लेट्स से ये जो G है ना, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहा। यार इसको पहले ऐसे समझाती, रुको समझ में आ गया, सॉरी। ठीक है, ये अपना था इथेन, ठीक है, ये इथेन था। इधर कार्बन और कार्बन के बॉन्ड के बीच में कोई पोलैरिटी नहीं थी, इन पे कोई पार्शियल चार्जेस डेवलप नहीं हो रखे थे, ये बिल्कुल एज इट इज थे, कोई डाइपोल नहीं था, कोई बॉन्ड मूवमेंट नहीं था। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर ना यहाँ पर एक ग्रुप लगा दिया जी, और ये ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो ऐसे करके हमको करना पड़ेगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, तो इस पर आ गया, इधर वाले कार्बन पर आ गया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस मैम। है ना, इस पर आ गया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। शुरू में तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कोई पोलैरिटी नहीं थी, कोई पोलैरिटी नहीं थी, बट क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये अपने साथ वाले कार्बन को बोलेगा कि जो सिग्मा बॉन्ड है इनके बीच में, अरे तुम्हारे थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स मेरी तरफ पुश करो, मेरे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मैं अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा हूँ। तो ये मिथाइल
अपने इसके तरफ देगा, इस पर डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव मान लो, मतलब अगर इस पे 60% पॉजिटिव है तो इस पे 30% पॉजिटिव। जो सा डेल्टा मतलब छोटा ना, तो डबल छोटा पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, कि मतलब बहुत ही छोटा पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या मतलब है कि ये कार्बन कार्बन के बीच में कोई पोलैरिटी नहीं थी, एकदम डाइपोल मोमेंट उनका जीरो था, लेकिन जब हमने इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप लगाया, वो ग्रुप की वजह से इसने कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में पोलैरिटी को इंड्यूस कर दिया, मतलब पोलैरिटी ले आया, तो इंड्यूस से बना इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ओके। अब जो ये मिथाइल है ना, ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, देखो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अपने जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल या कोई भी अल्काइल, ठीक है, मिथाइल या कॉमा लिखकर एल्काइल लिख रही हूँ, मिथाइल इथाइल, तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इनको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और उसी तरह अगर कोई ऐसा ग्रुप हो जैसे कि नाइट्रो, ये ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, 2 ऑक्सीजन वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, सब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इनको बोलते हैं माइनस आई ग्रुप्स, और ये प्रोड्यूस करते हैं माइनस आई इफेक्ट। समझ में आया? प्लस आई माइनस आई, प्लस मतलब अच्छा देना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, माइनस मतलब नेगेटिव लेना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, याद करने के लिए। अब यही वाला लॉजिक अप्लाई करते हैं इधर, ये है अपना ए बी सी बी और सी। देखो मिथाइल 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 ये सब में, दो अब तीन पूछा कि देखो इस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो तो मैंने क्या कहा था, वो चीज को स्टेबल लेंगे हम, वो स्पीशीज को स्टेबल लेंगे जिसपे चार्ज की इंटेंसिटी ना कम हो, कि मतलब चार्ज ज्यादा ना हो। अभी यहाँ पे तो ना इस पे नेगेटिव चार्ज है, और ये मिथाइल तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये और दे बोल रहे हैं, तेरे पे नेगेटिव चार्ज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तेरे को इलेक्ट्रॉन अपने पुश करूंगा तुम्हारी तरफ। तो इस क्योंकि प्लस आई है, तो ये एक मिथाइल इस पर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है, वो बोल रहा है मेरे पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो मुझे मत दो इलेक्ट्रॉन्स, पर मिथाइल तो दे ही रहा है जबरदस्ती, तो मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट, एक मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट। इधर वाले में इस पे नेगेटिव चार्ज है 2 डिग्री में, ये वाला मिथाइल बोल रहा है कि हम भी देंगे तुमको अपने इलेक्ट्रॉन्स, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम पे नेगेटिव चार्ज है, हम तो देंगे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, और दो मिथाइल मिलकर उसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहे, तो इसमें 2 प्लस आई लग गए, तो ये और ज्यादा अनस्टेबल हो गया। इधर इस पर नेगेटिव चार्ज है, इधर इन 3 मिथाइल का माइनस आई है, मतलब वो बोल रहे तुम पे नेगेटिव चार्ज है और हम तीनों पे तुमको और नेगेटिव चार्ज देंगे, तो वो हाईली अनस्टेबल हो गया। अगर इससे कोई ऐसा ग्रुप नेगेटिव चार्ज है ना जैसे, तो इससे अगर हमारा ये होता CH2 माइनस के साथ NO2 लगा होता, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता। क्यों? क्योंकि NO2 इज माइनस आई, इस पर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रो कहता है अरे वाह तेरे पास नेगेटिव चार्ज है, और नाइट्रो बोलता है मैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हूँ, तो फटाक से उसके इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम कर देगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, राइट। इस पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोस के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी तरफ, तो बोल रहा है ये CH2 माइनस बहुत खुश हो जाएगा, बोलेगा अरे वाह मेरे पे नेगेटिव चार्ज था, तुमने मेरा नेगेटिव चार्ज ले लिया, मैं बहुत खुश हो गया, बहुत ही स्टेबल हो गया। तो अगर कोई कार्बन आयन होता है ना, तो कार्बन आयन से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड हो तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आया समझ में कि कंफ्यूजन हो गया? नो आगे कुछ आया समझ में इंडक्टिव इफेक्ट? सारा आई होप आई एम एबल टू हेल्प यू कि 11 टॉपिक्स है, लेकिन जितना मैम आ गया। आ गया। तो देखो 1 डिग्री वाला कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि उस पे एक ही मिथाइल इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। 2 डिग्री वाला कम स्टेबल, 3 डिग्री वाला हाईली अनस्टेबल। डन? यस मैम। आपको इवन CB भी समझ में आ गया ऐसे। एलिमिनेशन आया कॉन्जुगेट बेस, जिसको हम अप्लाई करेंगे सिर्फ जब ही पुअर लीविंग ग्रुप हो, तब हमको करना है और देखना है कहां पर ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन बन रहा है। एक क्वेश्चन लिखूं? यस मैम। ओके, अभी एक
टफ वाला क्वेश्चन, टफ वाला क्वेश्चन। CHCl Cl, अरे क्यों हो रहा है सब मेरे साथ आज? CF3 और इस पे हमने लगाया अल्कोहलिक KOH। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। बताओ बच्चों, दोनों केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा? अल्कोहलिक KOH से इधर में मैंने वो क्लोरीन क्लोरीन को एक्सचेंज कर दिया जो भी सेकेंड वाला बनाया है। धीरे धीरे जब भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते जाते हैं तो मुझे लगता है कि जो है शायद समझ में नहीं आ रहा बच्चों को, तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मैम पहले वाले में तो पहले वाले में तो क्या निकालना है? फ्लोरीन को हटाना है कि क्लोरीन को हटाना है? फ्लोरीन को, क्लोरीन हटेगा क्योंकि इसकी एंटी पोजीशन में हाइड्रोजन है, इसलिए हम फ्लोरीन को हटाएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएंगे और बन जाएगा ये, और ये वाले के अंदर क्लोरीन को हटाएंगे, क्लोरीन हटाएंगे, है ना? तो CF2 डबल बॉन्ड CCl2। वेरी गुड। आया समझ में? हमको एंटी, सबसे पहले देखो एंटी पोजीशन, देखो पहली चीज मिस्टेक जो आप कर सकते थे जो आप लोगों ने नहीं करी, वेरी गुड, वो ये है कि आपने ये नहीं सोचा कि रेट ऑफ रिएक्शन Cl का हायर होता है और कंपेयर्ड एल्काइल फ्लोराइड, तो आप Cl देखकर फटाक से Cl को नहीं एलिमिनेट किया। आपने ये बिल्कुल करेक्ट लॉजिक लगाया कि एंटी पोजीशन से हाइड्रोजन भी तो निकालना है, तो इधर पे हाइड्रोजन है तो हमको फ्लोरीन ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, गुड। यस मैम, इसके ऊपर एक ट्रिक क्वेश्चन दो। यस मैम। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन अपना डिसाइडिंग फैक्टर है कि कार्बन आयन अपना स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ये बाय चांस है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अपना कार्बन आयन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। अब ये अपना ये हो गया, इधर CH2, इधर CH पे F और इधर CH3 और अल्कोहलिक KOH से किया। आपको मुझे बताना है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, A या B? A में मैं बना रही हूँ CH डबल बॉन्ड CH CH3 A और B में बना रही हूँ CH डबल बॉन्ड CH। दिस इज A, दिस इज B। चलो मुझे बताओ, और मैं ऐसा करती हूँ A के लिए जो वो बन रहा है ना कार्बन आयन, वो बना दो जिधर। तो अगर एक वाला कार्बन आयन बनाऊं, A वाला बनेगा माइनस CHF CH3, ये A वाले के लिए बन रहा है और B वाले के लिए बन रहा है, मैम A वाला बनेगा। वेरी गुड। नहीं सॉरी, गलत लिख दिया। CH2 CHF CH2 माइनस, ओके। और ये B वाले के लिए बनेगा, B वाले से प्रोडक्ट ये बनेगा। ये वाला अपना है 2 डिग्री वाला कार्बन आयन, यस और मैम, ये वाला है 1 डिग्री 1 वाला डिग्री। कार्बन आयन। हाँ, लेकिन हमने कहा था 1 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, बट स्टिल ये वाला प्रोडक्ट बन गया मेजर। क्यों हुआ ऐसा? रेजोनेंस, रेजोनेंस, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है। जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे स्टेबल कार्बन आयन किसमें बन रहा है? इसमें बन रहा है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में चला जाएगा, ऐसा और ऐसा, है ना, और फिर पूरा नेगेटिव चार्ज रिंग में घूम लेगा। आया सबको समझ में कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के बताऊं? मैम आ गया। किसी ने बहुत ही मरा वाला आ गए ऐसा करके तो सोच के बोला है, बट आई होप इट्स क्लियर। एलिमिनेशन E2 हमने पढ़ा और E1 CB पढ़ा, बचा है अपना E1 जिसको हम अगला चैप्टर अल्कोहल्स में करेंगे। आगे बढ़ जाऊं? कोई क्वेश्चंस? नो मैम। ये तो हमारे बच्चों रिएक्शंस थे अल्काइल हैलाइड्स के। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शंस अराइल हैलाइड्स के, ठीक है। और अगर हमको टाइम परमिट करता है तो मैं कोशिश करूंगी आप लोग को जो है 11th के
बेंजीन वाला जो था वो भी इसी के साथ साथ कवर कर। क्लास 11th में चैप्टर है ना हाइड्रोकार्बन्स, उसके अंदर पढ़ाते हैं एल्केन, एल्कीन, अल्काइन और बेंजीन। तो हो सका तो टाइम बचेगा तो मैं बेंजीन भी उसके साथ आज आज कवर कर दूंगी। अब ये हमारे पास हेडिंग लिख लो, केमिकल रिएक्शन ऑफ अराइवल। गुनगुन केमिकल रिएक्शंस ऑफ अराइल हलाइड्स। ओके, ये अपना एल्काइल हलाइड है, अराइल, अच्छा नहीं इसको कैसे बनाते हैं? ये अपना अराइल हलाइड है। तो हमने अल्काइल हलाइड में क्या पढ़ा था कि अगर कोई RCl हो, जैसे कि CH3Cl या CH3CH2Cl मतलब इथाइल क्लोराइड, उसको हम NaOH एक्वस KOH से किसी से ट्रीट करें तो फिर वो बना लेता था क्विकली जो है अल्कोहल। ये वाला रिएक्शन इजिली नहीं होता है एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करें हम। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जब भी ये वाला था ना, लिख देती हूँ इसको, NaOH या एक्वस KOH से ट्रीट करते हैं हम तो फटाक से ये बन जाता है ना। ये वाला रिएक्शन बहुत ही इजिली अकर कर जाता है, वेरी फास्ट। ठीक है, अगर याद हो तो SN2 से SN1 से प्रोसीड करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा और फटाक से जो है ये बन जाएगा। SN1 में हमने पढ़ा था। ओके, यस मैम। पर ये वाला रिएक्शन नहीं अकर करता है, डज नॉट अकर। ये वाला रिएक्शन अकर नहीं करेगा, क्यों? क्या रीजन हो सकता है इसका? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। ओके, डिफरेंस समझ। हाँ चलो ऐसा करके समझते। देखो पहली चीज ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यस मैम, से Cl कनेक्टेड है, और ये वाला कार्बन जिससे Cl कनेक्टेड है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। पहली चीज हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस आ गया, हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस आ गया तो फिर हुआ क्या, ये sp2 और sp3 में अगर आप लोग याद करो, sp होता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का लालची, sp2 होता है उसके बाद, और sp3 होता है ये। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखूं, sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp, है ना। तो इधर तो देखो sp3 है, ये बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। इसने बोला अरे तुमको रिएक्शन करना है करो बस आराम से, ये Cl माइनस निकलकर ये CH प्लस बना लेगा बहुत ही आसानी से, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा करके कार्बोकैटायन बनाने में। बट इसको प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन जो है ना इलेक्ट्रॉन ले जाने नहीं देगा Cl माइनस को। कार्बन बोलेगा मैं तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हूँ, मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मैं क्यों दूं अपने तुमको इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को। तो पहला रीजन व्हाई दिस रिएक्शन डज नॉट अकर इजिली कि क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल इजिली नहीं बना सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस पे। ठीक है, जैसे ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे बन जाता है, बट ये वाला रिएक्शन नहीं अकर करता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। तो रीजन बीइंग क्योंकि ये वाला कार्बन sp2 है, sp2 मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का लालची। वो नहीं बोलेगा क्लोरीन कि तुम दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले जाओ और मैं प्लस बना लूंगा, नहीं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कस की पकड़ के रखेगा, छोड़ेगा नहीं। करेक्ट, पहला रीजन समझ में आया? यस मैम, यस मैं नेक्स्ट करती हूँ। ठीक है, अच्छा पहला रीजन है कि कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन दिस। अरे आज पता नहीं क्या होगा, मुझसे पेन नहीं चल रहा। चल सेकंड रीजन, पहला रीजन सबको समझ में आ गया, अभी सेकंड रीजन चलते हैं। सेकंड रीजन है रेजोनेंस, क्योंकि हम क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये ऐसे करके है, तो ये एक लोन पेयर ना बेंजीन रिंग को देता है, और यहाँ पर इस तरह कर कर होती है रेजोनेंस। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ी, आई होप सबको याद हो। रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स बनाने आते हैं कि रिपीट कर दूं?
मैम आते हैं। यस आते हैं। मैम आते हैं। आते हैं, ठीक है। अगर किसी को रिपीट करवाना हो तो बताना, तो रिपीट, अदरवाइज मैं डायरेक्टली ऐसे करके बना रही हूँ। और इसमें ये भी देख लेना कि नेगेटिव चार्ज जो है ऑर्थो और पैरा पे आएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर में वो वाली चीज हम यूज करेंगे। और रेजोनेंस जब भी बनाते हैं तो एक ही डायरेक्शन में बनाते हैं। ठीक है, तो अपना ये फाइनल स्ट्रक्चर बन गया। ओके, तो पहला रीजन था sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इजीली इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा। जब भी मैं बोलती हूँ ना नोट्स, देखो मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, ये वाली चीज लिखा करो। कभी मैं अपनी कॉपी दिखाऊंगी, तुम देखोगे कि मैम ने ऐसे खुद मैंने जब अपने नोट्स बनाते ना, मैंने अपने में हिंदी में लिख रखा होता है कार्बन sp2 है तो वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा। लिटरली यही वाला सेंटेंस लिख रखा होता है हिंदी में अपने समझने के लिए, कि जब भी 6 महीने बाद पढ़ूं, बाई चांस मैं भूल जाऊं तो मुझे समझ में आ जाए। ऐसे ही करके नोट्स लिखने होते हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, अच्छा, मतलब उसमें कुछ वो नहीं है, हिंदी में भी लिखो कि समझ में आ जाए। मैं अपने कितनी सारी चीजें हिंदी में लिख रखी होती है। अच्छा चलो, ओके, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से ये वाला कार्बन और हैलोजन के बीच में, कार्बन और हैलोजन हैज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड को ब्रेक करना ज्यादा टफ होता है ना, तो इजिली ये वाला रिएक्शन नहीं देता है। इधर में क्या था, ये जो कार्बन और हैलोजन का बीच में बॉन्ड था, CH बॉन्ड सिंगल बॉन्ड था। सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, एनर्जी से बॉन्ड तोड़ दो, एक ही बात है। और इधर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना टफ है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए C और X कार्बन हैलोजन बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होता है। सेकेंड रीजन सबको समझ में आया? यस मैम। ओके, अब थर्ड रीजन पे चलते हैं। ठीक है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड हैज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, थर्ड रीजन ये है कि अगर हैलोजन निकल भी गया तो ये बनाएगा फिनाइल वाला कटायन। जो फिनाइल कटायन है वो हाईली अनस्टेबल है, वो इतना इजीली फॉर्म होगा ही नहीं। फिनाइल का कटायन अनस्टेबल है, क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 वाले पे हम पॉजिटिव चार्ज थोड़ी लाएंगे, sp3 पे पॉजिटिव चार्ज ला सकते हैं। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज ले आए, बहुत ही अनस्टेबल हो गया, रेजोनेंस में जा नहीं सकता है, ये अनस्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, तो ये फॉर्म ही नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला रिएक्शन जो SN1 SN2 था ना, अराइल हलाइड्स, मतलब बेंजीन पे जब भी हैलोजन कनेक्टेड हो उसको अराइल हलाइड्स कहते हैं। तो अराइल हलाइड्स ये वाला रिएक्शन नहीं देते हैं। ओके, यस मैम। नॉर्मल कंडीशंस में, मतलब रूम टेम्परेचर प्रेशर पर नहीं देते हैं। बट स्टिल डाउट, ये लिख लो जल्दी से, फिर मैं इसका नोट्स लिख दूं। लिखिए मैम। मैम डन। ओके, कोई पेज लिखना तो नहीं है, मैं वापस फर्स्ट पेज से चल रही हूँ, मेरे वो 20 पेजेस खत्म हो गए तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक आपको कुछ भी लिखना ना हो, बता रही हूँ। बट स्टिल अगर एक्सट्रीम कंडीशंस हो तो हम लोग क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस मतलब 623 केल्विन, 623 केल्विन बहुत ही हाई टेम्परेचर हो गया, बहुत ही ज्यादा हीट दे रहे हैं हम। 300 ATM प्रेशर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एक्वस NaOH, और उसके बाद H+ से ट्रीट करते हैं तो हमारा फिनॉल बन जाता है। अगर एक्सट्रीम कंडीशंस हो, इतना हाई टेम्परेचर, 273 में 623 कितना हो गया, 373, 473, 573, 350 डिग्री सेल्सियस, मतलब काफी हाई टेम्परेचर हो गया। और 300 ATM प्रेशर, प्रेशर तो हाई दिख ही रहा है, तो इतना हाई टेम्परेचर प्रेशर होगा तो हम फिनॉल बना सकते हैं। और पता है एक बार का क्वेश्चन आ रहा था फिनॉल और अल्कोहल का, क्या ये अल्कोहल है?
No, ma'am. फिनॉल, ऐसे करके मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, किसी साल में आ रखा था। फिनॉल्स और फिनॉल इज नॉट एन अल्कोहल, मतलब ये फिनॉल बनाया, दिस इज नॉट एन अल्कोहल, ये अलग होता है पूरा अल्कोहल से, इसलिए हम चैप्टर भी अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज अल्कोहल से कंप्लीटली डिफरेंट होती है, ठीक है, दिस इज नॉट एन अल्कोहल है। पहली चीज तो हाई टेम्परेचर प्रेशर पे अगर कर जाएगा, यही वाला रिएक्शन जो मैंने बोला क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल नहीं बना सकते हैं, जो पहले हमने पढ़ा था, क्योंकि फिनाइल कटायन स्टेबल नहीं होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जिसकी वजह से नॉर्मल तो SN1 SN2 नहीं चलता है, लेकिन ये वाला रिएक्शन अकर कर सकता है अगर हाई टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई करें। बट इसी रिएक्शन के अंदर अगर हम क्लोरोबेंजीन के साथ कोई माइनस नाइट्रो माइनस एम ग्रुप है कि प्लस एम ग्रुप है, माइनस Minus M माइनस group. एम है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अगर हम कोई माइनस ग्रुप कनेक्ट कर दें, माइनस एम ग्रुप कनेक्ट कर दें एट ऑर्थो या पैरा पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन एकदम शूट कर जाता है, बहुत ही हाई हो जाता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर नाइट्रो, मेरे पास टेम्परेचर इसका वाला लिखा है ना, इसको मिटा रही हूँ मैं, ऑर्थो की जगह पैरा पे लगा दी, मेरे पास टेम्परेचर वो वाला लिखा हुआ है उसमें, पैरा पे लगा रखा है 443 केल्विन, देखो ये भी मैम ऑर्थो पे नहीं लगा सकते? ऑर्थो पे भी लगा सकते हैं, मेरे पास टेम्परेचर वाली वैल्यू पैरा वाली की लिखी हुई है नोट्स में, मैम ऑर्थो पे भी लगा सकते हैं, पैरा पर भी लगा सकते हैं, ऑर्थो या मैं- पैरा पे लगाएंगे, ठीक है। मेटा पे कितनी? क्या फिर से बोल बेटा, मेटा पे क्यों नहीं? मेटा पर नहीं, वो भी रीजन से समझाती हूँ, मैकेनिज्म से, अभी मैकेनिज्म से समझाती हूँ, ठीक है। तो अगर पैरा पे लग रखा है, देखो वहां पे 623 से 450 443 केल्विन आ गया, और ऐसे ही अगर हमने Cl इसके साथ ऑर्थो पैरा दोनों पे लगा है, तो NaOH और H+ और टेम्परेचर तब हो गया 368 केल्विन, तो हमारा यहाँ पर NO2 लगाना भूल मैं, और OH NO2 और इसको छोटा करती हूँ, ठीक है, और लास्ट वाला लिख देती हूँ, और नंबर 4, अगर इतने सारे वो कनेक्टेड हैं ऑर्थो पैरा पे, इधर भी नाइट्रो, इधर भी नाइट्रो, इधर भी नाइट्रो, तो इधर 368 केल्विन था, और यहाँ पर तो सिंपली वार्म वाटर, गर्म पानी सिर्फ, ठीक है, वो भी करने की जरूरत नहीं, बहुत हाई टेम्परेचर भी नहीं, प्रेशर तो हमने कम कर ही दिया, तो अपना ये बन जाता है, वार्म वाटर के साथ भी रिएक्शन अकर कर जाता है। अगर हमारा माइनस एम ग्रुप कनेक्टेड हो ऑर्थो पैरा पे, देखो यहाँ पर 623 केल्विन था, 623 से 450 केल्विन पे हुआ, अगर एक माइनस एम ग्रुप कनेक्टेड है ऑर्थो या पैरा पे, फिर दो माइनस एम ग्रुप कनेक्टेड है, तो 368 केल्विन पर हो गया टेम्परेचर पे रिएक्शन, और अगर तीन माइनस एम ग्रुप कनेक्टेड है, तो गर्म पानी से ही डायरेक्टली रिएक्शन हो जाएगा, और ये जो कंपाउंड है ना, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, तो इतना अच्छे से रिएक्शन अकर कर जाता है, हमको हाई टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये लिखो, फिर नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ इसका रिएक्शन मैकेनिज्म, ऐसा क्यों हो रहा है कि माइनस एम ग्रुप किस तरीके से हेल्प कर रहा है। ओके मैम। डन? यस मैम, डन। वेट मैम, हाँ लिखिए बच्चे। यस मैम। ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रही हूँ।
क्लोरोबेंजीन है, हमने हाई टेम्परेचर प्रेशर पर NaOH था, वो बेस है, उसका हम OH माइनस लेकर आ रहे हैं। तो वो OH माइनस हम लेकर आए ना, वो क्या करेगा, OH माइनस, अभी देखो सिग्मा और पाई में पाई बॉन्ड वीक होता है, तो पाई बॉन्ड को ही हम तोड़ते हैं। तो आप पाई बॉन्ड को तोड़ो, कैसे, ऐसे करके तोड़ो। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर बनेगा क्या, इसको कर देती हूँ, और ये बना देता है, यहाँ पर इसको आप ऐसे करके, देखो ये वाला प्रोसेस इकट्ठे हो रहा है, लेकिन मैंने समझाने के लिए ऐसे करके लिखा है। हाँ, OH माइनस अटैक किया, OH माइनस नेगेटिव है तो पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, तो ये बना लेगा ऐसे ClOH, और इस पर आ गया नेगेटिव, ये ऐसे करके है, देखो ऑर्थो पे नेगेटिव आ गया, अब ये नेगेटिव रिंग में घूम जाएगा। और ऐसा करती हूँ, इसको अलग उससे बना देते हैं, अलग कलर से, आपको समझ में आ जाए। ये वाले को ऐसे करो, इसको ऐसे करो, तो हमारा प्रोडक्ट हो गया इधर Cl, तो अपने ऐसे ही ClOH, फिर ये वाला नेगेटिव चार्ज रिंग के अंदर घूम रहा है, ये ऐसे करके जाएगा, और यहाँ अपना बन गया इधर पाई बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड, इधर नेगेटिव ClOH, और अब यहाँ पर इसको ऐसे और क्लोरीन को निकाल दो, तो अपना प्रोडक्ट बन गया ये वाला, ये ऐसे ऐसे। देखो नेगेटिव चार्ज घुमा रिंग के अंदर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो ऑर्थो और पैरा पे अगर -M ग्रुप कनेक्टेड हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही हाई हो जाएगा, क्योंकि -M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है वो, और नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा अगर कोई भी -M ग्रुप कनेक्टेड हो, जैसे कि -M ग्रुप के एग्जाम्पल्स है नाइट्रो, या फिर CHO, या फिर C डबल बॉन्ड OH, या फिर C डबल बॉन्ड O CH3। ये -M ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो फर्स्ट एटम कनेक्टेड हो रिंग से, जैसे इधर N, वो उसके साथ कोई पाई बॉन्ड हो, कार्बन कनेक्टेड होगा रिंग से, उस पर पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, बेंजीन का कार्बन कनेक्टेड होगा इस कार्बन से, तो पाई बॉन्ड, तो -M। तो -M ग्रुप अगर कनेक्टेड हो तो रेट ऑफ रिएक्शन एकदम बढ़ जाता है। ओके, नोट दिस डाउन बच्चों। आगे बढ़ रही हूँ। तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, पहले हमारा कार्बन आयन बना, कार्बन आयन बनने के बाद वो रिंग में घूम रहा है, तो जितना स्टेबल कार्बन आयन होगा उतना ज्यादा इजीली हमारा ये रिएक्शन अकर करेगा। अभी इसी पर एक अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, मेरा क्वेश्चन है, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, कौन सा वाले का रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। ABC में बताओ पहले, रेट ऑफ रिएक्शन किसका हाईएस्ट होगा। बी का हाईएस्ट होगा, उसके बाद ए और सी किसका हाईएस्ट होगा। नहीं, देखो यहाँ पर ये -M ग्रुप लगा रहा है, यहाँ पर ये -I तो लगा रहा है ना, कम से कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो करे ना, सिंगल उसे खींच रहा है, तो यहाँ पर -I तो लग रहा है ना, तो B के बाद C फिर A, आया समझ में। यहाँ पर ये -M भी लगा रहा है और -I भी लगा रहा है, नाइट्रो -I भी होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी होता है, तो यहाँ पे -M भी लगाएगा और -I भी लगाएगा।
बस माइनस एम की प्रायोरिटी ज्यादा है माइनस आई के कंपैरिजन में, इसलिए हम माइनस एम के बेसिस पर जज करते हैं और बोल देते हैं ये वाला। तो बी फिर सी फिर ए। ये वाली चीज क्लियर रेट ऑफ रिएक्शन का? यस मैम। चल अभी इसी के अंदर मैं ऐसा करती हूँ, डी भी बना देती हूँ। डी के अंदर ये पैरा पोजीशन पर लगा देती हूँ। अभी बताओ। और मैं ये इक्वल, फिर से बोल बच्चे। बी और डी इक्वल मैम पहले आएगा यहाँ पर जो ये वाला है ये माइनस एम लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है ना। माइनस आई तो ऑर्थो मेटा पैरा सब पे लगता है, माइनस एम जो है वो केवल ऑर्थो पैरा पे लगता है। ये चीज पता है कि लिख दूं? माइनस आई एट ऑल पोजीशंस, और ये ना धीरे धीरे कम होता जाता है। मतलब ऑर्थो पे सबसे हाई होगा माइनस आई, फिर मेटा पे थोड़ा और दूर हो गया ना, लीनियर डिस्टेंस सोचो तो कम, और पैरा पे और भी कम। तो माइनस आई एट ऑल पोजीशंस पे लगता है, और जो माइनस एम है एट ऑर्थो और पैरा, केवल ऑर्थो और पैरा पे लगता है। ठीक है, मेटा पे नहीं लगेगा ना। माइनस एम रेजोनेंस वहां का होती है, नेगेटिव चार्ज तो ऑर्थो पे घूमा था। तो हमने जब भी स्ट्रक्चर्स बनाए थे स्लाइड नंबर 1 में, ऑर्थो पे घूमा था और फिर पैरा पे घूमा था, मेटा पे तो घूमा ही नहीं। यस मैम, है ना, तो इसलिए तो कहाँ गए? अरे हाँ, तो देखो इधर पे तो ऑर्थो पे तो माइनस एम माइनस आई दोनों लग रहा है, लेकिन माइनस एम की प्रायोरिटी हम लोग हायर बोलते हैं अभी तक जो हम बोल रहे थे। यहाँ पर मेटा में केवल माइनस आई लगा, पैरा में माइनस एम माइनस आई दोनों लग रहा है। ये चीज आपको क्लियर हुई? यस मैम मैम, बी और डी में अभी बता रही, बी और डी को कंपेयर कर, बी और डी को कंपेयर कर। देखो अब जो माइनस एम है ना वो तो रेजोनेंस है, उसकी दोनों बराबर लग रहा है। जितना माइनस एम इस पर लग रहा है ऑर्थो पर, उतना ही माइनस एम पैरा पे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि माइनस एम तो बराबर होता है, बिल्कुल इक्वल इक्वल लगता है। जो नेगेटिव चार्ज पहले ऑर्थो पे आया था वही नेगेटिव चार्ज घूमकर पैरा पे आया था, तो माइनस एम तो बराबर है। तो अब हम बी और डी को जज कैसे करेंगे? जज करेंगे माइनस आई के बेसिस पर। और माइनस आई क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट मतलब जितना जितना आप दूर जाते जाओगे ना उतना उतना उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। जितना एकदम पास है, ये वाला एकदम पास है इसका माइनस आई, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगाएगा। ये वाले का माइनस आई बहुत दूर है तो ये कम लगाएगा। तो बी और डी के अंदर बी का ज्यादा होगा, फिर डी का, फिर सी का, फिर ए का। क्यों? बी और डी के अंदर माइनस एम माइनस आई दोनों लग रहा है, माइनस एम बराबर है बी डी में, तो हम माइनस आई के बेसिस पर जज करें। माइनस आई के बेसिस पे जब हम जज करें तो बी का माइनस आई ज्यादा, डी का माइनस आई कम, तो बी ग्रेटर देन डी। इसमें केवल माइनस आई ही लग रहा है, तो फिर सी और फिर ए। मैं यहाँ पर एक ऑर्डर लिख रही हूँ। कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो सबसे पहले देखो बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, बैक बॉन्डिंग लग रही है क्या, फिर देखो एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी लग रही है क्या, फिर देखो रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब प्लस एम माइनस एम, फिर देखो हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर मैम बैक देखो बॉन्डिंग क्या बैक बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग बताऊं? अरे बता देती यस मैम। तो ये समझ में आ गया, प्लस एम माइनस एम। देखो यहाँ रेजोनेंस की प्रायोरिटी ज्यादा है आई के इंडक्टिव के कंपैरिजन में, तो हमें रेजोनेंस के बेसिस पे जज करना है। इन दोनों में रेजोनेंस लग रही है, रेजोनेंस बराबर लग रही है, तो अब इन दोनों के अंदर इंडक्टिव देखते हैं। इसका इंडक्टिव ज्यादा तो बी, डी का इंडक्टिव कम, फिर सी क्योंकि इंडक्टिव तो है कम से कम, और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन। इतना क्लियर? यस मैम। बैक बॉन्डिंग समझा देती हूँ और फिर क्लास हम ओवर कर लेते हैं। बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी मतलब जैसे मेरे पास ये है, ठीक है, ऐसे करके है, करेक्ट? तो बैक बॉन्डिंग हो रही है। ये कार्बोकटायन है, सी पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव कोई भी चार्ज स्पीशीज इज अनस्टेबल, उस पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कोई ग्रुप कम कर दे तो वो स्टेबिलिटी बढ़ाता है। ठीक है, तो जैसे ये है और इधर एक
CH3 कर देती हूँ, है ना, और इधर एक और बना देती हूँ। बेंजीन रिंग अच्छी नहीं बनी। हाँ, ए, ये वाला बी और ये वाला सी बचा, ठीक है। इसमें हो रही है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग का मतलब जो कार्बोकटायन है या कार्बन है कोई भी हो, ठीक है, उससे जो एडजेसेंट, जो उसके जस्ट साथ में जो ग्रुप कनेक्टेड है, वो ग्रुप उसके पास लोन पेयर हो और वो लोन पेयर ऐसे कर दे, तो इसका जो रेजोनेटिंग, मतलब इसको हम ऐसे करके भी दिखा सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसका बन सकता है ये वाला एकदम इमीडिएटली कनेक्टेड, जो एकदम एडजेसेंट वाला हो, उस पे लोन पेयर हो, इस पे प्लस है मतलब वेकेंट पी ऑर्बिटल है, तो इसने अपने लोन पेयर दिए और इन दोनों ने पाई बॉन्ड फॉर्म कर लिया, बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो ये इधर बैक बॉन्डिंग हो रही है, इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी। यहाँ पर क्या हो रही है, रेजोनेंस। यहाँ कैसे रेजोनेंस हो रही है, इस पे प्लस है, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर देगा और यहाँ पर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड और इसके ऊपर प्लस ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसा घूम जाएगा, खूब सारे 4-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। और इधर ये मिथाइल है, इसका टेबल प्लस आई है। तो यहाँ पर देखो आपने जज किया बेस्ड ऑन रेजोनेंस और यहाँ पर किया बैक बॉन्डिंग। हमने बोला कहीं पर भी बैक बॉन्डिंग देखा तो उसको सबसे पहले लगा दो। तो ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, फिर सी वाला, फिर बी, बैक बॉन्डिंग, फिर एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस मैं क्या भूल गई, बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, ये बात। मैम एक बार हाँ, क्या करूं, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी एक बार और समझाइए। बैक बॉन्डिंग दोबारा से बताऊं। बैक बॉन्डिंग का मतलब होता है जैसे ये CH2 प्लस है बच्चों, इससे जो एडजेसेंटली कनेक्टेड है उसके पास लोन पेयर हो, जैसे ये OH है या फिर S। पहले इस ओके, इधर देखो इस पे कार्बोकटायन है मतलब वेकेंट पी ऑर्बिटल, इस पे प्लस चार्ज है, तो इससे जो कनेक्टेड एटम है जैसे ये नाइट्रोजन, ये अपने लोन पेयर्स दे देगा इसको और इन दोनों आपस में पाई बॉन्ड जैसा फॉर्म कर लेंगे ऐसे, इसको कहते हैं बैक बॉन्डिंग। इसने पीछे की तरफ अपने कार्बोकटायन पे पाई इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर दे दिए। ऐसे इधर वाले के अंदर दे सकता है, इसको कहते हैं बैक बॉन्डिंग। ओके, यस मैम। और इसका एक क्वेश्चन बता देती हूँ, बहुत ही अच्छा। बैक बॉन्डिंग अगर समझ में आया हो तो एक तरफ तो हमारे पास ये है और दूसरी तरफ ये है, किसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी, ए की बी? ए। क्यों? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन का जो है सिमिलर साइज होता है तो अच्छी ज्यादा बॉन्डिंग हो सकती है, ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी हो सकती है। कार्बन छोटा है, कार्बन बड़ा है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग कम अच्छी होगी। ओके, यस मैम। इसकी बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी है, इसकी बैक बॉन्डिंग कम अच्छी है। इसके ऊपर ना जो ये वाला मैंने ऑर्डर बताया है, इसके ना 11th क्लास का जो टॉपिक होता है, ऑर्थो अफेक्ट, SIR, SIP अफेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बतानी है, 4-5 कंपाउंड दे रखे होंगे, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, वहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। वहां पर इसके सारे के सारे जो अपना ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये प्रायोरिटी मैंने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे क्वेश्चंस हटो ये सारे के सारे ये वाला चीज उस पे बहुत अप्लाई होती है, तो वहां पर आपको कर, ठीक है? यस मैम। गुड, आई होप आप लोग को समझ में आया हो। कोई डाउट है बच्चों?